हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में, जो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या है कि बच्चों में इन अटेंशन मतलब अटेंशन नहीं कर पाना, हाइपर एक्टिव होना और इम्पल्सिविटी मतलब बार बार बिहेवियर मूड चेंजेस होना, ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है बच्चों में। तो इसके बारे में बात करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स रहते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इसमें इनअटेंशन होता है, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर जो बच्चे रहते हैं उनका फोकस नहीं हो पाता है। वो एक जगह पे सस्टेन फोकस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उनको। तो इसमें क्या है कि अटेंशन सबसे पहला रीज़न रहता है इसमें। तो वो केयरलेस मिस्टेक बनाते रहते हैं। उनको कोई मतलब आइडिया नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग देखें इसमें, तो डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब ये प्रॉब्लम होती है इसमें कि स्ट्रगलिंग टू से ऑर्गेनाइज, मतलब कोई भी टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ का डेडलाइन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जो चल रहा है वो चलने देते हैं। तो डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग उनकी हो जाती है। और थर्ड थिंग इसमें देखा जाए तो अवॉइडिंग टास्क, मतलब जो कोई भी अपन मेंटल एफर्ट के लिए कंसंट्रेशन के लिए कोई भी टास्क देते हैं तो वो उनको अवॉइड करते हैं और कंसंट्रेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती है। फोर्थ थिंग देखें इसमें, तो लॉजिंग थिंग्स मतलब फ्रिक्वेंटली चीज़ों को घुमा देना और मिसप्लेसिंग करना, इधर उधर करना, ये आदतें बन जाती है। और फिफ्थ थिंग देखें तो इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। किसी भी वर्क को करते टाइम या फिर बैठे हैं तो बार बार उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सराउंडिंग कोई भी आ गया है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो कोई नॉइस हो गई है, कोई पर्सन आ गया है, तो वहाँ पे अटेंशन ज़्यादा बना हुआ रहता है, ना कि किसी वर्क के ऊपर। अब हाइपर एक्टिविटी में देखा जाए तो फिगेटिंग की सिचुएशन बनती है। बार बार हाथ पैरों को इधर उधर घुमाना, रेस्टलेस सिचुएशन में चले जाते हैं। और सेकंड थिंग देखा जाए तो डिफिकल्टी रिमेनिंग सीटेड, मतलब एक जगह बैठने में बहुत तकलीफ होती है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। क्वाइट इन्वायरमेंट में बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनको, बार बार इधर उधर भागते रहते हैं। एक्सेसिव रनिंग और क्लिम्बिंग, मतलब एक जगह बार बार रनिंग करते हैं, क्लिम्बिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है। और क्वाइट लेजर एक्टिविटी नहीं करते हैं वो। जैसे कि देखा जाए तो रीडिंग और रिलैक्स मूड बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, ना अटेंशन फोकस कर जाते हैं। और फीलिंग रेस्टलेस, उसका माइंड कभी रेस्टलेस होता ही नहीं है, बिल्कुल रेस्ट सिचुएशन में माइंड जाता ही नहीं है, बार बार इधर उधर भागना, ये कंडीशन बनी रहती है। देखा जाए तो इम्पल्सिविटी मतलब बिहेवियर का बार बार चेंज होना, ये सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बनती है इसमें। तो इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है। इंटरप्टिंग अदर, मतलब कोई भी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके अंदर दखल अंदाजी करना, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। और वो क्या है कि कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उनके टर्न का वो वेट नहीं कर पाते हैं, बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। और इंड्यूसिंग अदर कन्वर्सेशन और एक्टिविटी, अगर कोई कन्वर्सेशन और एक्टिविटी कर रहे हैं तो बार बार वो इंटरफेयर करते हैं। फीलिंग इम्पेशेंट रहते हैं वो, बार बार मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और किसी के वेटिंग फॉर अदर्स, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, किसी और का नंबर आ गया, उनका नंबर नहीं आया, तो ये सिचुएशन ज़्यादा परेशान करती है उनको। काजेस एंड रिस्क फैक्टर देखें इसमें, तो जेनेटिक्स रहता है। इसमें क्या है कि फैमिली हिस्ट्री है एडीएचडी, तो इसमें रिस्क इंक्रीज हो जाती है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा जाए तो पर्टिकुलरली जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, ब्रेन का एरिया, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखा जाए तो टॉक्सिन्स रहते हैं, प्रीनेटल एक्सपोजर टू तंबाकू, स्मोक और प्रीमेच्योर बर्थ, ये प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स देखें इसमें, तो डेफिशिएंसी इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को आएगी। और डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसमें मेडिकल एवोल्यूशन किया जाता है अदर मेडिकल कंडीशन के ऊपर। जो एडीएडी एचडी के सिम्टम्स आते हैं वो सिमिलर रहते हैं, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन करना भी ज़रूरी है। इसमें कॉग्निटिव और इमोशनल और बिहेवियरल फंक्शनिंग को एक साथ एनालिसिस किया जाता है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, उनके बिहेवियर कैसे हैं घर पे, स्कूल में, वर्क में, वो भी बहुत चेंजेस होते हैं। न्यूरोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें स्टिमुलेंट ड्रग दी जाती है और नॉन स्टिमुलेंट ड्रग दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेवियरल थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें बिहेवियर को कैसे मॉडिफाइड करना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी देते हैं इसमें, सीबीटी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी,
लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे जो डेली का रूटीन है उसमें चेंजेस होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इसमें सिखाई जाती है। स्कूल वर्क में देखा जाए तो अकोमोडेशन और सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और इमोशनल सपोर्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है पेशेंट को, ताकि वो सही तरीके से अपना वर्क कंप्लीट कर पाए। कॉम्प्लिकेशंस देखा जाए इसमें तो एकेडमिक अंडर अचीवमेंट ही रहता है, मतलब डिफिकल्टी इन कंप्लीट असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और अचीविंग इन एकेडमिक सक्सेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इम्पल्सिविटी और इन अटेंशन के कारण। और इसमें क्या है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंसेस एब्यूज डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मेंटल हेल्थ एनालिसिस भी ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टी होती है इसमें, जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए या फिर इंटरेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए जानते हैं एडीएचडी के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला टाइप है इसमें एडीएचडी पीआई, प्रीडोमिनेंटली इनएक्टिव टाइप रहता है। इसमें इसमें इनअटेंशन मोर प्रोमिनेंट रहता है, मतलब अटेंशन बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड देखा जाए इसमें तो प्रिडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है उसमें, तो उसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, इम्पल्सिविटी कम रहती है। और कंबाइन देखा जाए तो एडीएचडी सी बोलते हैं, इसमें बहुत इनअटेंशन भी होता है, हाइपर एक्टिविटी भी होती है, इम्पल्सिविटी भी होती है। तो ये सिचुएशन तीनों बच्चों को परेशान करती है। तो एडीएचडी की समस्या बहुत सारे बच्चों में होती है, अभी भी बहुत सारे केसेस है जिनको एडीएचडी की परेशानी होती है। तो वो क्या है कि किसी साइकेट्रिस्ट से या जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं उनसे मिलके आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हो। इसमें ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता है, फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से। इसमें क्या है कि स्पीच थेरेपी पेशेंट बोल नहीं पाते हैं तो उनके लिए स्पीच थेरेपी भी किया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिससे क्या है कि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है और वो अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं।